तो इसके पहले हमने पढ़ा था विभवमापी के लिए कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है, सूत्र की स्थापना की थी। और विभवमापी में मुख्य रूप से हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, उसके बाद ही हम सूत्र की स्थापना कर पाते हैं। विभव प्रवणता ज्ञात करने के बाद विभवमापी के साथ कुछ सावधानियां हैं जो आपको मैंने नोट्स में भेजी थी, और वो सावधानियां एक बार वापस से बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि विभवमापी के प्रयोग में वो दो कौन सी सावधानियां हैं जिनके बिना ये प्रयोग संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो सावधानी याद रखनी है, महत्वपूर्ण दो, क्योंकि यदि दो सावधानी पूछी जाए तो आपको यही सावधानियां लिखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या जो मैंने पहली और दूसरी सावधानी नोट्स में लिखी है वही दो सावधानियां। अब वो देखें कौन सी सावधानी है। हमने यहाँ विभवमापी का ये चित्र बना रखा है। विभवमापी के चित्र में ये जो तार है, प्रायोगिक तार, इस प्रायोगिक तार के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो परिपथ होता है वो प्राथमिक परिपथ कहलाता है। तो ये वाला तो प्राथमिक परिपथ है, और इसके अलावा जो आपका जॉकी, धारामापी और ये जो सेल लगा है ये कहलाता है द्वितीयक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ में जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल EP है, द्वितीयक परिपथ में जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ES है। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक सेल से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जिस किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वो हमेशा ज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, जिसका ज्ञात करना है वो कम होना चाहिए तभी तो वो अधिक से अपनी तुलना करके उसका मान ज्ञात हो पाएगा। अगर मान लो यही ज़्यादा रहा, पहले वाला कम रहा, तो कम वाले से कैसे तुलना करके पता चलेगा कि ये सही मान है। तो इसलिए ये मान कम होना चाहिए और ये मान अधिक होना चाहिए, यानी प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल अधिक, द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल या अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए। ये वो महत्वपूर्ण सावधानी है जिसके बिना ये प्रयोग संभव नहीं है। अगर आपने गलती से यहाँ अधिक विभव वाला और अधिक विद्युत वाहक बल का सेल लगा दिया और यहाँ पे आपने कम विद्युत वाहक बल का सेल लगा दिया, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपने कम का लगा दिया और यहाँ अधिक का लगा दिया तो कभी भी आपको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो मान लो ये होगा 1.5 वोल्ट का सेल इधर वाला, तो 1.5 वोल्ट के कारण यहाँ से यहाँ तक पूरा 1.5 वोल्ट बढ़ जाएगा। अब मान लो ये हुआ 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट जब तक यहाँ से यहाँ तक किसी बिंदु पर यहाँ विभव पतन 2 वोल्ट नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। जब विभव पतन है ही नहीं 2 वोल्ट तो संतुलन बिंदु कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्राथमिक का हमेशा अधिक और द्वितीयक का विद्युत वाहक बल हमेशा कम होना चाहिए। ये पहली सावधानी, क्योंकि इसके बिना प्रयोग नहीं कर सकते आप। दूसरी सावधानी सुने आप। दूसरी सावधानी यह है कि इनके धनात्मक सिरे, किसके, प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल EP है, प्राथमिक सेल का धनात्मक सिरा और द्वितीयक सेल का धनात्मक सिरा, दोनों के दोनों धनात्मक सिरे लाके किसी एक तार के एक सिरे पर जोड़ देना चाहिए। यहाँ पे बिंदु A है, इस बिंदु को कहा जाता है उच्च विभव वाला बिंदु और इसे कहा जाता है निम्न विभव वाले बिंदु। तो उच्च विभव वाले बिंदु से ये दोनों धनात्मक सिरे इस बिंदु A पर उच्च विभव वाले सिरे पर जोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, गलती से आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया, मतलब ये माइनस वाला टर्मिनल यहाँ लगा दिया, एक का प्लस लगा दिया, तो आपके लिए संतुलन बिंदु कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इसमें धारा के लिए क्या होगा, ये प्लस माइनस करके तो ये जुड़ जाएगा, तो कभी भी आपको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी दो सेल जैसे श्रेणी क्रम में होते हैं, इस तरह की स्थिति आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसके कारण कभी भी आपको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हमेशा दोनों के प्लस सिरे एक बिंदु पर जोड़ना। ये दो वो सावधानियां हैं जिनके बिना एक प्रयोग संभव नहीं है। तीसरा क्या है, जो संतुलन लंबाई हम मापते हैं वो संतुलन लंबाई हमेशा उच्च विभव वाले शुरू से, संतुलन कहाँ से देखते हैं हम, इधर से शुरू करते हैं आगे की तरफ और यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ के बीच में कहीं मिल जाती। तो संतुलन लंबाई हमेशा कहाँ से शुरू करनी चाहिए,
उच्च विभव वाले बिंदु ए से शुरू करनी चाहिए, मापना यहाँ से शुरू करना चाहिए। विभव मापी का तार, चौथी सावधानी है विभव मापी का तार। चौथी सावधानी है कि विभव मापी का जो तार है सब जगह उसका अनुप्रस्थ काट एक समान होना चाहिए। अगर कहीं ज़्यादा कम कहीं कम हुआ तो उसके कारण से क्या होगा, आपका प्रतिरोध परिवर्तित होगा, विभव पतन परिवर्तित होगा, जिससे आपको मान ज्ञात करने में परेशानी हो सकती है। विभव मापी में आपको पांचवी और अंतिम सावधानी ये रखनी है कि जब कभी भी इस विभव मापी का आप उपयोग कर रहे हो संतुलन बिंदु के लिए, केवल तभी इस तार में धारा प्रवाहित करनी चाहिए। अगर आप मापन नहीं कर रहे और आपने इसको कुंजी को लगा के छोड़ दिया तो इस तार में धारा प्रवाहित होती रहेगी। धारा प्रवाह के कारण तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म होने के कारण इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। तो जो प्रतिरोध हम परिपथ में देते हैं वो प्रतिरोध वहाँ नहीं रहेगा, उसके अलावा कोई प्रतिरोध और रहेगा। यानी प्रतिरोध का मान बदलने से या धारा का मान बदलेगा, धारा का मान बदलने से I/R का मान बदलेगा और यहाँ पर विभव पतन का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमें तभी धारा प्रवाहित करनी है जब हम प्रयोग में ला रहे हो उपकरण को। अगर हम प्रयोग में उपकरण को नहीं ला रहे, तार को नहीं ला रहे, तो हमें उसमें धारा प्रवाहित नहीं करनी। ये 5 महत्वपूर्ण सावधानियाँ, जिसमें शुरू की वो 2 सावधानियाँ जिनके बिना प्रयोग संभव नहीं है, उनको मैं वापस बता रहा हूँ। ईपी का मान हमेशा ईएस से ज़्यादा होना चाहिए। ईपी और ईएस के धनात्मक सिरे उच्च विभव वाले बिंदु ए से हमेशा जुड़े हुए होने चाहिए। अब हमें इसके बाद देखना है विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो, पोटेंशियोमीटर का जो स्टैंडर्डाइजेशन है या मानकीकरण है वो क्या होता है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। वैसे पहले यानी इस पूरे जो प्रयोग हम सूत्र की जहाँ स्थापना की थी उसमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना ही विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मानकीकरण? विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना। यानी किसी विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का वास्तविक मान ज्ञात करने की विधि को ही हम विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। और मानकीकरण के लिए हम मानक सेल लेते हैं और मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल या डेनियन सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कैसे निकालते हैं विभव प्रवणता, बहुत आसान है। आपको द्वितीय परिपथ का भी कुछ भी नहीं करना है। आपको ये करना है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसकी जैसी कुंजी के लगाएंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो ए से लेके बी तक की लंबाई L और EP यानी प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, इसमें हम पूरी तार की लंबाई का भाग देते हैं और उससे जो X का मान निकलता है उसी को कहते हैं हम विभव प्रवणता। तो इस तरह से हम विभव मापी का मानकीकरण करते हैं। सबसे पहले विभव प्रवणता का मान हम ज्ञात करते हैं। अब अगली राशि आती है विभव मापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता को अंग्रेजी में कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी देखो, सुग्राहिता का मतलब, अगर आप इस वर्ड को समझते हैं तो ये सुग्राहिता बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। नहीं भी समझते तो आप समझ जाएंगे। विभव मापी की सुग्राहिता से मतलब है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई बालक जो है बहुत सेंसिटिव है वातावरण के प्रति। वातावरण के प्रति सेंसिटिव का मतलब होता है कई बार मौसम में परिवर्तन आता है और हमें सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मौसम बदला और हमें जुकाम हो जाता है। इसका मतलब हम उस वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। सेंसिटिव हो गए का मतलब हो गया थोड़े से परिवर्तन में, वातावरण में तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, गर्मी के समय में थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई, बादल आ गए और हमारे अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा दिख जाता है। थोड़े से परिवर्तन में अगर बहुत अधिक परिवर्तन आपको दिख रहा तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उस परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यह हर चीज़ हम समझते हैं कि विभव मापी की सुग्राहिता का मतलब क्या है। विभव मापी की सहायता से अगर हम थोड़े से थोड़ा अल्प से अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर को शुद्धता पूर्वक अगर हम नाप लें तो उस शुद्धता पूर्वक मापने की जो क्षमता होती है विभव मापी की, वही कहलाती है विभव मापी की सुग्राहिता। कभी कभी पूछा जाता है कि विभव मापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं और हम सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो सुग्राहिता समझ में आई आपको। थोड़ा सा विद्युत भागबल, जैसे 1.5 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 0.5 वोल्ट हो, 0.5 वोल्ट हो, 0.2 वोल्ट हो, वो भी मापना है आपको, और वो शुद्धता से माप रहे हो आप अगर, तो आप कह सकते हो कि वो विभवमापी बहुत अच्छा सुग्राही है। यानी अल्प विद्युत वाहक बल, थोड़े से विद्युत वाहक बल को या थोड़ा सा दो बिंदुओं के बीच के विभव अंतर को अगर आप शुद्धता पूर्वक माप रहे हो तो उसके शुद्धता पूर्वक मापने की क्षमता को ही हम विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी विभव प्रवणता होगी ज्यादा तो सुग्राहिता होगी कम। तो हम चाहते हैं विभवमापी ज्यादा सुग्राही हो, तो इसका मतलब विभव प्रवणता क्या हो, उसकी कम हो। विभव प्रवणता कम कैसे होगी, हम जानते हैं x बराबर E/L के, ये EP/L लिखते हैं, इसे हम E/L लिख दिया हमने, विद्युत वाहक बल बटे लंबाई। तो x बराबर EP/L के, यानी ये मान्यत हो गया। इसे हम बहुत ज्यादा नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, पर इसे हम बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हमने लंबाई ज्यादा से ज्यादा ले ली, वो AB तार जो था उसकी लंबाई अगर हम ज्यादा से ज्यादा ले लें तो विभव प्रवणता का मान कम हो जाएगा, और विभव प्रवणता का मान कम होगा तो क्या होगा, सुग्राहिता अधिक होगी। क्यों, ये कम तो ये ज्यादा। तो यहाँ क्या किया है, x का मान कम कब होगा, जब L का मान ज्यादा होगा। L का मान ज्यादा, x का मान कम, ये मान कम, तो सुग्राहिता क्या होगी, ज्यादा। तो हम सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए यही कारण है, कभी कभी पूछा जाता है क्या कारण है कि विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर ली जाती है। उसका कारण ये है विभव प्रवणता के मान को कम करने के लिए, जिससे कि उसकी सुग्राहिता बढ़ जाए। तो अर्थात सुग्राहिता विभवमापी की बढ़ाने के लिए हम विभवमापी के तार की लंबाई को बहुत अधिक लेते हैं। ठीक है, और एक हम धारा को भी परिवर्तित कर से, यानी विभवमापी में तार की एक तो लंबाई अधिक ले ली, एक प्राथमिक परिवर्तन में विद्युत धारा के मान को हम कम करके भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे कम हो जाएगा, E बराबर होता है IR, अगर ये मान कम होगा तो ये भी कम होगा, ये कम होगा तो सुग्राहिता अधिक होगी। तो हम दूसरे वाला माप ये अपनाते हैं, लंबाई को अधिक रख के सुग्राहिता को बढ़ाते हैं। अब आते हैं विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के महत्वपूर्ण उपयोग हैं, और इन महत्वपूर्ण उपयोगों में किसी तरह कोई भी उपयोग परीक्षा में पूछा जा सकता है, और सामान्यतः ये दो उपयोग ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, यानी E1/E2 का मान ज्ञात करना। तो 5 उपयोग है। एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तीसरा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, चौथा वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना, और पांचवा अमीटर का अंश शोधन करना। इस तरह से 5 जो है वो विभवमापी के उपयोग हैं, जिनमें से अब हम देखते हैं कि करके किस तरह से उपयोग इसका करना है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, विभवमापी के उपयोग में सबसे पहले प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास परिपथ इस तरह से होता है। यहाँ से ऊपर का परिपथ आप पहले पढ़ चुके हैं, ये प्राथमिक परिपथ, ये द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में थोड़ा सा हमने और परिवर्तन किया है। एक प्रतिरोध बॉक्स लिया है, प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है, प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा एक कुंजी K2 से और कुंजी का दूसरा सिरा इस ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, स्मॉल r किसका, इस सेल का विद्युत वाहक बल। सबसे पहला काम विभवमापी को मानकीकरण करना यानी विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना। तो विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, x बराबर EP/L। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस कुंजी K2 को बिना दबाए, जब हम इस कुंजी को K2 को दबाएंगे तो ये परिपथ बंद होगा और धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में। ठीक है, लेकिन हमने K2 को बंद नहीं किया तो ये खुले परिपथ की तरह काम करेगा, तो इस हिस्से में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो सबसे पहले जब हम इसमें कुंजी K को बंद करने के बाद जब यहाँ पर विभव पतन, यहाँ कुंजी केवल को क्या करते हैं हम, पहले से
कुंजी के कवन को दबाते हैं तो यहाँ से धारा का प्रवाह होता है। इस धारा का प्रवाह इसमें कंटिन्यू जारी रहता है। तो ए और बी के बीच में विभवपतन होता है। अब हम क्या करें, जब यहाँ पर विभवपतन है तो हम इस कुंजी जो विसर्वी कुंजी है आपकी स्लाइडिंग जॉकी जो है ना, इसको हम आगे पीछे खिसकाते हैं। जब आगे पीछे खिसकाते हैं तो जिस किसी भी बिंदु पर, मान के चलो वो बिंदु यहाँ से लेकर और यहाँ पर ए सिरे से हम यहाँ देखते हैं संतुलन लंबाई, और ये संतुलन लंबाई कितनी है, L1 है। L1 पर धारा मापी में विक्षेप 0 मिल गया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई L1 होगी वो इस विद्युत वाहक बल के मान को बताएगी। यानी इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, देखो सूत्र कैसे निकलता है। x को क्या कहते हैं हम, EP/है, यानी इकाई लंबाई पर विभवपतन। तो हम सूत्र लगा दें, चूंकि इकाई लंबाई पर विभवपतन कितना है, x, इसलिए L1 लंबाई पर क्या होगा, x × L1। तो L1 लंबाई पर विभवपतन क्या है, x × L1, वो क्या बताएगा, इस सेल के विद्युत वाहक बल को। तो सबसे पहली स्थिति आई E = x × L1। ये x × L1 जो भी संतुलन लंबाई आती है, वो आपको किसको बताती है, विभवपतन को या विद्युत वाहक बल को बताती है। तो x × L1 आ गया, ये E निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे तो हमने दबाई था, अब हम इस कुंजी K2 को भी दबा देते हैं। जब कुंजी K2 को दबाते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में एक ज्ञात मान का, जिसका प्रतिरोध कितना है, R ओम है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये R ओम परिपथ में आएगा। अब धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, ये धारा का अब क्या होगा, अब जब हम यहाँ ये प्रतिरोध भी आ गया तो इसका मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अब परिपथ में आएगा। क्यों, क्योंकि अब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो अब सेल के दोनों सिरों पर, जब सेल से यहाँ परिपथ बना रहा हूं और यहाँ प्रतिरोध बॉक्स का R, ये R, ये प्लस माइनस, ये E, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R। जब इस सेल से धारा ली जाएगी तो इस आंतरिक प्रतिरोध पर भी विभवपतन होगा। तो अब सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, प्लस और माइनस, इन पर जो मान प्राप्त होगा वो जो बाह्य प्रतिरोध जो आपका R है, इसके दोनों सिरों पर विभवपतन के बराबर होगा। इसका मतलब है अब इस सेल के साथ ये प्रतिरोध भी आ गया तो इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर भी विभवपतन होगा। आंतरिक प्रतिरोध पर विभवपतन के कारण सेल के दोनों टर्मिनलों पर जो विभवांतर होगा वो इसके विद्युत वाहक बल से कम होगा, और उस विभवांतर को हमने V। तो अब हम क्या करें, जब हमने इस प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध को निकाल दिया, कुंजी K2 को दबा दिया, जॉकी को हम आगे पीछे खिसकाते हैं। मान लो संतुलन बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ L2 पर, यहाँ प्राप्त हुआ L2, तो हम L2 में किससे गुणा कर दें, x से। तो क्या निकल जाएगा, इस सेल के लिए इस प्रतिरोध के, जो हमने कहा इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो ये निकल गया प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, जिसके लिए संतुलन लंबाई कितनी है, L2। तो जब हम x में L2 से गुणा करते हैं तो विभवांतर निकलता है या विद्युत वाहक बल निकलता है। विद्युत वाहक बल तब निकलेगा जब इस विद्युत वाहक बल के साथ कोई प्रतिरोध ना हो परिपथ में। विभवांतर कब निकलेगा, जब इस सेल के साथ एक प्रतिरोध भी परिपथ में लगा हुआ। ठीक है, अब ये E और B निकाल लिए हमने, XL1 और XL2। अब हम क्या जानते हैं, E बराबर होता है V + I × R। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करना, तो आप सूत्र याद रखो सीधा, ये वाला स्मॉल r बराबर हम पहले बता चुके हैं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो हमें क्या करना है, या तो हम इससे आगे बता देते हैं, E = V + IR, V को उधर ले जाओ तो I × R = E - V, R = E - V/I, I बराबर होता है ओम के नियम से V/R। तो I की जगह लिख दिया हमने V/R, तो ये आ गया वापस सूत्र E - V/V × R। इसमें हमें E का मान ये रखना है XL1, V का मान XL2, तो XL1 - XL2, फिर से V का मान XL2, दोनों में से यहाँ से X कॉमन आएगा और यहाँ से X है ही, तो दोनों जगह से X कट जाएंगे, यहाँ रहेगा, हमने लिखा नहीं है, दोनों जगह से कट जाएंगे X से X। तो हमें क्या मिला, R = L1 - L2/L2 × R। जितना प्रतिरोध हमने जितने ओम का निकाला तो वो रख देंगे मान,
पहली संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हुई, उसमें से हम L2 घटा देंगे, L2 का भाग दे देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा।